हेलो हेलो फ्रेंड। हम इस वीडियो में इकोनॉमिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के बीच में जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आएंगे हम उसे भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट closely approximates our definition of oligopoly? First option is the cigarette industry, second the barber shop, third the gasoline station, fourth is wheat farmers. इसमें हम एक नया टर्म जाने जिसका नाम है ओलिगोपोली। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। इसमें ये ओलिगोपोली मार्केट का कॉन्सेप्ट है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट किसे कहते हैं। मार्केट सिंपली ऑल बायर्स और सेलर गुड्स या सर्विस की जो प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं उसे मार्केट कहते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट, फर्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ पे बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं और उसमें बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होने की वजह से वहाँ पे प्राइस यूनिफॉर्म होता है और किसी का दबदबा भी नहीं होता। तो और वहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ होमोजेनस प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिसकी वजह से हम इजीली अब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस का सब्सटीट्यूट ले सकते हैं और इसमें फ्री एंट्री और एग्जिट होती है और इसीलिए इसे प्राइस टेकर कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है मोनोपोली का। इसमें सिंगल सेलर होते हैं और बहुत सारे बायर्स हो सकते हैं और जिस वजह से किसी एक सेलर का दबदबा होता है, वही डिसाइड करता है व्हाट शुड बी द प्राइस। इसीलिए इस मार्केट को प्राइस मेकर कहते हैं और इसमें एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है और इसमें प्रोडक्ट्स का कोई क्लोज सब्सटीट्यूशन नहीं होता और इसी वजह से इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। नेक्स्ट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स और बहुत सारे बायर्स तो होते हैं पर ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो डिफरेंशिएटेड होते हैं। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट की वजह से यहाँ पे प्राइस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, मतलब प्राइस के वजह से कंपटीशन नहीं होता प्राइस। और इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होना, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होना, फ्री एंट्री और फ्री एग्जिस्ट होना, नॉन प्राइस कंपटीशन होना। और नेक्स्ट है ओलिगोपोली का। इसमें कुछ सेलर होते हैं और वो सेल करते हैं कंपटीटिंग गुड टू मैनी बायर्स। इसमें क्या होता है, एक सेलर का कितना सेल होगा ये इस पे डिपेंड करता है कि उसका राइवल कंपनी किस स्ट्रेटेजी को अपना रहा है। इसीलिए इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें ग्रुप बिहेवियर भी होता है। तो अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट क्लोजली अप्रोक्सीमेट्स आवर डेफिनेशन ऑफ ओलिगोपोली? द सिगरेट इंडस्ट्री। इसमें कुछ सेलर्स होते हैं और इसमें इसके सेलिंग पे या इसके सेलिंग इस पे डिपेंड करता है कि राइवल कंपनी कैसे स्ट्रेटजी अपनाती है और ग्रुप बिहेवियर भी डिपेंड करता है। इसीलिए ये एक ओलिगोपोली का डेफिनेशन में फिट होता है। तो नेक्स्ट है बार्बर शॉप। ये कंपटीशन का एग्जांपल है क्योंकि इसमें एंट्री और एग्जिट फ्री होती है। बहुत सारे बार्बर शॉप हो सकते हैं और इजीली सब्सटीट्यूट भी हो सकता है कोई इस सर्विस को। और नेक्स्ट है गैसोलीन स्टेशन। गैसोलीन स्टेशन एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जांपल है जिसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। नेक्स्ट है व्हीट फार्मर। ये भी प्योर कंपटीशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द essential condition of perfect competition is product differentiation. No, product differentiation is the characteristic of monopolistic competition. Next है multiplicity of price for identical products at any one time. No, वहाँ पे क्या होता है यूनिफॉर्म प्राइस। नेक्स्ट है मैनी सेलर्स एंड ए फ्यू बायर्स।
नो दे इन इस परफेक्ट कंपटीशन के लिए बहुत सारे सेलर्स और बहुत सारे बायर्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है ओनली वन प्राइस फॉर आइडेंटिकल गुड्स एट वन टाइम। हाँ, ये सही है, ये इसका मतलब हुआ यूनिफॉर्म प्राइस। तो आंसर 4 विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हम फर्स्ट में थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान लेते हैं। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग भी कहा जाता है, और ये इस बात को डिटरमाइन करता है कि जो भी इनकम होगा वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कैसे डिवाइड होगा। जैसे कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लेबर को अपने काम के बदले वेज मिलता है, लैंड के लिए हमें रेंट पे करना पड़ता है, कैपिटल का इंटरेस्ट आता है और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट मिलता है। ओके, तो हम फिर से वापस क्वेश्चन की ओर चलते। ऑप्शन 1 यहाँ पे है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट। नो, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एसेट की बात नहीं करता, इनकम को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन का बात करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, फैक्टर पेमेंट्स नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन फैक्टर पेमेंट्स, इक्वलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। हाँ, द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. Next question is, if the industry is characterized by economies of scale, then यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट आया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो हम इसे पहले जान लेते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक बहुत ही इजी टर्म है। ये बोलता है कि जब आउटपुट या प्रोडक्ट को हम बढ़ाते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट घटता है। जैसे कि हम अगर कोई एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके जो अरेंजमेंट करेंगे, जो इसका कैपिटल में कॉस्ट होगा सेटअप स्टार्ट करने के लिए, उसके उसी में हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स और भी बना सकते हैं। तो एक प्रोडक्ट बनाने में अगर हम बहुत सारे सेटअप लगाते हैं तो हमें हमारा बनाने का पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा आएगा। पर अगर हम उसी में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन कर लेते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, मतलब उसी कॉस्ट पे और बहुत सारे प्रोडक्ट ज़्यादा बन सकते हैं। तो क्यों ये ऐसा होता है? ये बहुत सारे ये 2 कारणों से मेनली होते हैं, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर और सेकंड इज़ बल्क ऑर्डर। स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर में ये होता है कि कोई जैसे कि एक आप लेबर को हायर करते हो या कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए लेबर को हायर करते हो, वो आप उसे एक दिन का वेज दोगे, तो अगर एक प्रोडक्ट बनाने के लिए दोगे और उसी टाइम में अगर वो स्पेशलाइज्ड है तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। इसीलिए वो एक कोई प्रोडक्ट बनाने में ज़्यादा पैसा लेगा। नेक्स्ट है बल्क ऑर्डर। ऑर्डर्स होने से बहुत सारे एक्स्ट्रा कॉस्ट घट जाते हैं। फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ़ एन इंडस्ट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल, देन बैरियर्स टू एंट्री आर नॉट वेरी लार्ज। नो, यहाँ पे हम बैरियर्स की बात नहीं करते। नेक्स्ट है लॉन्ग रन यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज एज द क्वांटिटी ऑफ द फर्म प्रोड्यूसेस इंक्रीज। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाता है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूसेस इंक्रीज करता है। यही तो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। व्हेन देयर इज ए चेंज इन डिमांड लीडिंग टू ए शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व टू द राइट एट द सेम प्राइस एज बिफोर, द क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन द सेम, कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें हम पहले डिमांड कर्व को देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था? किसी एक प्राइस पे जब हम डिमांड कर्व पे जाते हैं राइट साइड को, तो क्या होता है? तो डिमांड कर्व होता है क्या? डिमांड कर्व रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मीन्स
लॉ ऑफ डिमांड को हम क्या कहते हैं, डिमांड कर्व कहते हैं। इसमें ये वाली लाइन डिमांड को शो कर रही है। तो हम एक प्राइस पे, किसी एक फिक्स्ड प्राइस पे मान लेते हैं ये, इस पे हम राइट साइड को मूव करते हैं तो क्या होता है, एक प्राइस पे राइट साइड को मूव करते हैं तो क्वांटिटी बढ़ रही है, राइट। तो अब हम फिर आंसर क्वेश्चन में जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, इंक्रीज क्वांटिटी, डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बीइंग ग्रेटर देन 1, द कमोडिटी मस्ट बी। यहाँ पे हम एक न्यू कॉन्सेप्ट जानते हैं, इनकम इलास्टिसिटी। ये क्या होती है, चलो फर्स्ट में इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। इनकम इलास्टिसिटी रेशियो होता है प्रोपोर्शनेट का चेंज इन द क्वांटिटी। डिमांड होती है कब, जब आपका इनकम बढ़ता है, मतलब इनकम के बढ़ने या घटने से मतलब चेंज होता है इनकम। तो कोई भी प्रोडक्ट के डिमांड में क्या फ़र्क पड़ता है, इसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंट चेंज इन इनकम। ओके, इनकम टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी डिमांड तीन तरह के होते हैं जनरली। जब आप एक ऐसे प्रोडक्ट्स होता है जिसका इनकम बढ़ने से आपका डिमांड बढ़ता जाता है, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव आईईडी। तो ये से भी हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है जब आपका आईईडी वैल्यू 1 से कम हो पर 0 से ज़्यादा हो, तो उसे हम नेसेसिटीज प्रोडक्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट होता है जब आपका आईईडी वैल्यू 1 से भी ज़्यादा हो, उसे लग्जरियस कहते हैं। और जब यूनिटी 1 होता है उसे यूनिटी कहते हैं। और नेक्स्ट होता है निगेटिव आई। निगेटिव आई में जब आपका इनकम ज़्यादा होता है तो आपको उस प्रोडक्ट की डिमांड कम होने लगती है। जैसे कि इन्फेरियर गुड, जब आपकी डिमांड इनकम ज़्यादा होगी तो आप इन्फेरियर गुड के प्लेस पे सुपीरियर गुड पसंद करोगे, तो आपकी इन्फीरियर गुड्स की डिमांड घट जाएगी। नेक्स्ट होता है जीरो, मीन्स वैसे प्रोडक्ट्स जिसका क्वांटिटी ऑफ डिमांड आपकी इनकम पे डिपेंड ही नहीं करता, इसे हम इसेंशियल गुड कहते हैं। तो हमने अभी पढ़ा द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बीइंग ग्रेटर देन 1, द कमोडिटी मस्ट बी ए नेसेसिटी। नो, ये 1 से कम हो और 0 से ज़्यादा हो। नेक्स्ट है ए लग्जरी प्रोडक्ट का डिमांड 1 से ज़्यादा होता है, मतलब डिमांड बढ़ने से बहुत ज़्यादा इनकम बढ़ने से डिमांड भी ज़्यादा ही बढ़ेगी 1 से ज़्यादा, तो इसे लग्जरी गुड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। व्हेन देयर इज वन बायर एंड मैनी सेलर्स देन द सिचुएशन इज कॉल्ड। ऐसे सिस्टम को हम सिंगल बायर राइट कहते हैं। पहले हम इसे समझते हैं। एक और मार्केट टाइप होता है जिसे हम मोनोप्सोनी कहते हैं। मोनोप्सोनी में वन बायर होता है लेकिन बहुत सारे सेलर्स होते हैं, जैसे कि एक फूड इंडस्ट्री और फार्मर्स। बहुत सारे फार्मर्स होते हैं जिसे अपनी प्रोडक्ट्स बेचनी होती है, लेकिन वहाँ पे एक ही कंपनी है फूड इंडस्ट्री, तो वहाँ पे वो बायर डिसाइड करेगा व्हाट शुड बी द प्राइस, तो इसे कहते हैं सिंगल बायर राइट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मेजर्स ऑफ वर्कर्स रियल वेज इज। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया रियल वेज, हम इसे डिस्कस करते हैं। वेज दो तरह के हो से, मतलब कोई भी वेज हो हम उसे दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है रियल वेज और दूसरा होता है नॉमिनल वेज। नॉमिनल वेज मतलब जो आप प्राइस के रूप में
आपको मिलता है, लेट्स से 5000 आपका वेज है, तो वो 5000 आपका नॉमिनल वेज हुआ, लेकिन आप उस 5000 में कितना अ, कितने प्रोडक्ट खरीद पाते हो, ये आपका रियल वेज होगा। मतलब जब हम नॉमिनल वेज से इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं तो आपका रियल वेज निकलता है। मतलब आप 5000 में किसी टाइम पे ज़्यादा सामान खरीद सकते हो, और पर कुछ दिन बाद आप उससे कम सामान भी खरीद सकते हो। तो उसमें वो डिफरेंस क्यों आता है? इन्फ्लेशन की वजह से आता है। तो हम ऑप्शन को देखते हैं, द चेंज इन हिज productivity over given time, no. His earning after deduction at source, no. His daily earning, no. His daily earning is known as nominal wage. The purchasing power of his earning, yes. Option 4 will be the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। एवरेज रेवेन्यू मीन्स, यहाँ पे एक न्यू टर्म है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इज द पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ ए कमोडिटी। जब हम टोटल कमोडिटी को सेल करते हैं तो जितनी रेवेन्यू होती है, टोटल रेवेन्यू से डिवाइड करते हैं, तो पर यूनिट रेवेन्यू कितना आता है, उसे हम एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन 1 विल बी आंसर। ठीक है, द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ कोमोडिटी सोल्ड, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू, यहीं तक आज रहते हैं।